हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम करने वाले कि इंडस्ट्री एनालिसिस टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। तो आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी मुसीबतों से निकल रहा है बाहर, बट अब हमें मुसीबतों से बाहर आता दिख रहा है। एंड हम देख सकते हैं कि रिलायंस ने जो अपना ऑलमोस्ट 25% स्टेक सेल किया है जियो के अंदर, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बस बना है इसके अराउंड। एंड काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स में भी आप देखोगे तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस के शेयर्स आपको दिखेंगे, और वो पूरा टेलीकॉम की बेट प्ले हो रही है एक तरीके से। तो हम देख लेते हैं कि इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू कैसा है। इसके अंदर हम कुछ जो की प्लेयर्स हैं, दो, जो कि हो गया भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हमारा डिस्कशन फोकस नहीं करेगा वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल की ओर, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें उसमें दिख रही हैं। बट वी विल गो थ्रू एवरीथिंग दैट दिस सेक्टर हैज़ टू ऑफर, एंड इन दी एंड वी विल सी कि आपको किस तरीके से इसको प्ले आउट करना चाहिए। क्या इसके अंदर निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बहुत देर हो चुकी, क्योंकि एयरटेल अपने ऑल टाइम हाई पे है, रिलायंस अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो किस तरीके से इसको प्ले आउट किया जाएगा, एंड क्या आपको पोर्टफोलियो के अंदर टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज के लिए जगह बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसके पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्लेयर ऑब्वियसली मोटा भाई की कंपनी रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के पास है 370 मिलियन सब्सक्राइबर्स, विच इज़ द लीडिंग प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री इन इंडिया। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके पास जब इंडिया की बात आती है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका वोडाफोन आइडिया, क्योंकि दो कंपनीज मर्ज हुई थी, कंबाइंड दे हैव मोर सब्सक्राइबर्स दैन भारतीय एयरटेल। इनका सब्सक्राइबर बेस है 332 मिलियन के अराउंड। और फिर नंबर 3 पे आता है भारतीय एयरटेल विद अ सब्सक्राइबर बेस ऑफ 327 मिलियन। उसके बाद आता है बीएसएनएल, 100 कुछ मिलियन है उनके पास। एंड उसके बाद आता है एमटीएनएल। तो बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर हो चुका है, तो ये कोई खास मतलब हमें ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस नहीं दिखता है। शायद ही कोई जना होगा जो भी बीएसएनएल एमटीएनएल का फ़ोन यूज़ कर रहा होगा। आप में से भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं यहाँ पे, सबके पास मोस्टली या तो जियो है या एयरटेल है या फिर वोडाफोन आइडिया है। तो तीन बड़े प्लेयर्स हो गए नंबर 1 पे सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से। नंबर 1 पे जियो, नंबर 2 पे वोडाफोन आइडिया, नंबर 3 पे हो गया एयरटेल। अब गाइज, मुझको कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मिले, हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं। उससे हमें एजीआर ड्यूज का जो इशू था वो भी समझ आ जाएगा, एंड हमें एक दिख जाएगा ओवरऑल कि कहाँ पे कंपनी स्टैंड करती हैं, किस हिसाब से दिक्कतें चल रही हैं। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे लगते हैं कि प्रोमिनेंट प्लेयर्स बचेंगे या जो मार्केट खाएंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो उसके अंदर हम जियो और एयरटेल को डेप्थ में डिस्कस करेंगे, डेप्थ में एनालाइज करेंगे, नंबर्स देखेंगे, टेक्निकल्स पे देखेंगे, दोनों कंपनीज को ढंग से एनालाइज करेंगे। बट सबसे पहले चलते हैं उन आर्टिकल्स पे जिनसे हमें एक न्यूज़ मिल सकती है थोड़ी सी कि किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एजीआर है क्या। तो जैसे कि आपको इस आर्टिकल में क्लियरली दिख रहा है, तो जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी थी 94 की, उसके हिसाब से लाइसेंसेज जब हैंड आउट हुए थे तो एक फिक्स लाइसेंस फीस पे हुए थे। बट 1999 में कंसर्न्स रेस करी गई थी कि फ़ीस बड़ी हाई है, तो गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा था अच्छा आप रेवेन्यू शेयरिंग फ़ी मॉडल पे माइग्रेट कर दीजिए। तो जब उन्होंने माइग्रेट कर दिया तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, तो ये जो सम आपको देनी होगी बेसिकली, उसके अंदर एक एनुअल लाइसेंस फ़ी होगी और स्पेक्ट्रम के यूजेज के चार्जेस होंगे, और उसके हिसाब से आपका जो भी ड्यूज़ हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, जो भी आपको हमें ग्रॉस रेवेन्यू देना है वो कैलकुलेट किया जाएगा। एंड उसी के ऊपर इन्होंने एजीआर का पूरा बेसिकली डिस्प्यूट उठाया बाद में। तो जो ये एजीआर का फिर इशू आया वो इसलिए आया क्योंकि अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम तो कहे कि भैया आपने जो भी इनकम कमाई है वो आपका एजीआर के अंडर, मतलब आपका एक रेवेन्यू जो भी आता है आपको वो शेयर करना बनता है गवर्नमेंट के साथ ही आपको वो देना पड़ेगा। बट टेलीकॉम कंपनीज कहती है कि हम क्यों दें, हम तो सिर्फ अपना कोर जो टेलीकॉम की एक्टिविटीज़ हैं अगर उससे कुछ आ रहा है तो हम आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेंगे, वरना हमें करने का कोई लॉजिक नहीं दिखता। तो इस पर काफ़ी टाइम से केस चल रहा था। तो इन 2005 एन इंडस्ट्री बॉडी जो कि आपकी COAI है, उसने गवर्नमेंट के एजीआर की डेफिनेशन को चैलेंज किया और एक रूलिंग पास हुई थी 2015 में जो कि टेलीकॉम कंपनीज के फेवर में थी, टेलकोस के फेवर में थी। बट हुआ क्या, 2019 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एजीआर की डेफिनेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दी है, जो कि चाह रहे थे कि आपकी बाकी एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो रेवेन्यू के अंडर, वो अपहेल्ड करी उन्होंने कहा कि वो डेफिनेशन ठीक है। एंड इसलिए वो काफ़ी सारा पैसा मांग रहे हैं इन कंपनीज से, और बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता जा रहा है इन कंपनीज़ के ऊपर। तो इनके ऊपर मैं आपको अगर बता दूं टोटल ड्यू कितना चल रहा है इस समय, तो डीओटी के हिसाब से टेलकोज हैव टू पे अ क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1.47 लाख करोड़।
तो इसके बेसिस पे वोडाफोन आइडिया ने, जो कि बहुत ही बुरा हाल हो रहा है उस कंपनी का, उसको देने हैं एक तरीके से 58,254 करोड़, बट उसने अपना सेल्फ असेस वगैरह करके जो भी उसको देना था प्रिंसिपल अमाउंट 6,850 करोड़ की वो चुका दी। अब होता क्या है कि आपका मान लीजिए केस पेंडिंग चल रहा है और आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करी, तो गवर्नमेंट के केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह भी जुड़ता जाता है, जो कि बहुत ही खराब सिचुएशन बन जाती है बाद में। तो इन कंपनीज के ऊपर भी इंटरेस्ट काफ़ी जुड़ता गया और इंटरेस्ट के चक्कर में काफ़ी ड्यूज बढ़ गए। अब आप देखोगे एयरटेल ने भी 18,000 करोड़ पे कर दिए हैं और उसको टोटल 44,000 करोड़ के अराउंड पे करने हैं। तो और ये टाटा टेली सर्विसेज को हम स्किप कर देते हैं बिकॉज उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो काफ़ी बड़ी दिक्कत चल रही है कंपनी की इसके अंदर और काफ़ी इनको पैसा देना पड़ रहा है। एंड लॉजिकली देखा जाए तो मतलब मैं ऑब्वियसली अब कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे, ना गवर्नमेंट के डिसीजन पे, ना किसी के डिसीजन पे, बट मुझे मतलब यही लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कंपनी वोडाफोन आइडिया जैसी, बिल्कुल मतलब वोडाफोन की एफडीआई इन्वेस्टमेंट आपने वेस्ट कर दी है इस समय, जो मुझे पर्सनली लगता है। और बहुत ही बड़ा किस्सा फैला है और मतलब बहुत ही ख़राब रहा है पूरा रूलिंग और जो भी चला है। एंड वोडाफोन को इससे पहले भी एक सेटबैक लगा था जब आपने रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ बदल दिया था। एंड उस समय भी वोडाफोन में कई दिक्कतें आई थी, वोडाफोन को बहुत मार झेलनी पड़ी थी, फिर वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए। मतलब मेरे को बिल्कुल भी लॉजिक नहीं दिखता है कि आप एक कंपनी को ऐसे ग्राउंड में रन कर दें। डेफिनेटली आई डू नॉट स्टैंड विद द स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट्स आर योर्स एंड जो लॉसेज होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो कि बहुत कंपनीज में हमने देखने को मिला है आजकल। कंपनीज कहती हैं कि हमें आके आप बचाओ, तो वो चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। बट इस केस में आई थिंक कुछ अनफेयर रहा है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। एंड इंडिया के जो स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस के जो चार्जेस हैं वो आप देखोगे ग्लोबली इतने हाई हैं, मतलब हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते ग्लोबली। अगर आपका 1 रुपये हो रहा है तो हमारे यहाँ की कंपनीज 3 रुपये दे रही हैं उस स्पेक्ट्रम के चार्ज के, या उससे भी ज़्यादा दे रही होंगी। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट। तो अभी जो 5G की भी ऑक्शनिंग आ रही है तो सब वही कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम के रेट्स आप कम करो, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे लाओ। ग्लोबली हम मतलब ग्लोबली इतने ऊपर नहीं है जितने हमारे हो गए हैं, तो हम तो मतलब सबसे महंगे में स्पेक्ट्रम बेच रहे हैं। माना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है और काफ़ी चीज़ें हैं, बट बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है इतनी केपेक्स हैवी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इतने ज़्यादा चार्जेस करेंगे। एंड आजकल के लिए इट्स अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर। इंटरनेट होना एक लग्जरी नहीं रहा है, स्पेशली कोविड के दौरान जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। मतलब मेरे को इतनी हंसी आती है, इतने मीम्स आपको देखने को मिलते हैं कि पहले कहते थे कि मोबाइल की वजह से तू पढ़ नहीं पा रहा, अब मोबाइल के वजह से ही तू पढ़ पा रहा है। सो ये सब हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज विद द टाइम्स। तो इंडस्ट्री को भी आपको देखना उस हिसाब से ज़रूरी है। अब हम थोड़ा एक बार स्नैपशॉट्स और ये इन्फोग्राफिक्स देख लेते हैं। तो टेलीकॉम मार्केट हमारे यहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क तो हमारे यहाँ पे है ही, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी हैं हमारे पास इंटरनेट के। आप देखोगे कि जो अर्बन और रूरल में है पेनिट्रेशन दोनों जगह पे बहुत अच्छे से हो रहा है। और काफ़ी जगहों पे मतलब अब लोगों के पास मोस्टली अब देखोगे 2-2 फ़ोन्स भी होने लग गए हैं। 100% एफडीआई है गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ी पॉलिसीज़ भी इम्प्रूव हुई हैं, बट द थिंग इज़ कि उस हिसाब से चेंजेस नहीं आए जिस हिसाब से मे बी आने चाहिए। इंडस्ट्री को एकजुट होकर इस समय जाना पड़ेगा एक ऐसी डायरेक्शन में जहाँ से वो ढंग से ग्रो कर सकें। एक और केस जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट एज वेल, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करें। एंड काफ़ी मतलब जान पहचान के लोग भी पूछते हैं, तो सबको वही लगता है कि कितना लॉस हो जाएगा, 9-10 रुपये का शेयर है। बट द थिंग इज़ कि वोडाफोन आइडिया इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है इस केस के अंदर कि लेट से आपने वो 9-10 रुपये का शेयर भी लिया एंड वो यहाँ से पहली बात तो आपको लेना क्यों है अगर कोई कंपनी इतनी बुरी तरह फंसी हुई है। सेकेंडली यहाँ से हमें क्या दिखता है, आउटलुक क्या रह सकता है इसका एजीआर ड्यूज़ का। एजीआर ड्यूज़ में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सॉफ्ट स्टैंस किया है अपना, एंड दे हैव सेड कि अच्छा पेमेंट प्लान आपको अलाउ कर देंगे, बट उसके लिए डायरेक्टर्स या किसी को पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी। अरे पर्सनल गारंटी के पैसे होते तो फिर कंपनी ना बचा लेते। तो और पर्सनल गारंटी कोई क्यों देगा, पहली बात है। ग्रासिम थोड़ी अपनी गारंटी देगी, अपने एसेट्स गिरवी रखेगी। तो आई डू नॉट थिंक कि ये कुछ होने वाला है उस बेसिस पे। ये है कि अगर हाँ टाइम मिलता है तो अभी नहीं जाएगी तो शायद कुछ टाइम बाद ज़्यादा दिक्कत में फंस जाए। एंड इसके पास बैंक गारंटी देने के पैसे नहीं है। दे हैव सेड वेरी क्लियरली इन द कोर्ट कि एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के, एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं है देने के, और आप लोग चाह रहे हैं कि हम इतने बड़े ड्यूज़ भरें जो कि अनफेयर लग रहे हैं काफ़ी।
तो बात यही है कि मैं सबको रेकमेंड यही करूँगा कि आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ रहें, और मेरा मकसद ही यही है कि आप लोग बचें जो मिस्टेक्स होती हैं स्टॉक मार्केट में वो करने से। तो इसलिए कंपनीज भी जो हम एनालाइज करेंगे आज, दे विल बी लिमिटेड टू भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। नाउ गाइज, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक सॉफ्ट स्टैंस लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इसीलिए क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि नहीं, आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे, आप अभी जमा कराइए, आप लोग पैसा कमा रहे हैं, ये क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे। बट इस बार उन्होंने खुद कहा है, और गवर्नमेंट भी लगी हुई है इस बात में कि भैया आप इनका प्लान स्प्रेड आउट कर दीजिए। पहली बात तो मार्केट में प्लेयर्स नहीं बचे हैं, मार्केट हैज़ 4 प्लेयर्स इंक्लूडिंग 1 इनएफिशिएंट गवर्नमेंट कंपनी। 3 कंपनीज बचती हैं आपके पास, वो 3 कंपनीज होनी बहुत ज़रूरी है, वरना डियोपोली मार्केट हो जाएगी। यहाँ पे डियोपोली मार्केट होते हुए अगर हमें दिख रही है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिशियरी रहेगा रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। बट यहाँ पे भी गाइज एक दिक्कत आती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस 332 मिलियन के अराउंड है। आप सोचिए कि वो कस्टमर्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे। लेट से आज वोडाफोन आइडिया एग्जिस्ट नहीं करती, 330 मिलियन सब्सक्राइबर्स माइग्रेट अगर करते हैं 2 प्लेटफॉर्म्स पे, लेट्स से कि 150 मिलियन पर सब्सक्राइबर, मतलब पर कंपनी ऐड हो रहे हैं सब्सक्राइबर, तो भी वो इतना बैंडविड्थ और इतना डेटा और इतना लेट्स से लोड नहीं उठा सकते, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 3 प्लेयर्स का इस समय इंडस्ट्री में बने रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस समय आ गया रिसेशन। रिसेशन में वैसी नौकरियां नहीं रहती हैं, और आगे अगर आप इस समय देखोगे, अगर एक कंपनी वाइंड अप कर जाती है इस बड़े स्केल पे, तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर के लिए, इंडिया की रेपुटेशन के लिए, क्योंकि वोडाफोन वॉज द सिंगल लार्जेस्ट एफडीआई जो हमारे पास थी, हो सकता है अभी भी वो सिंगल लार्जेस्ट एफडीआई हो, आई हैवंट चेक द नंबर्स, बट जब वो आई थी और कुछ साल पहले तक इट वॉज द लार्जेस्ट एफडीआई। तो बात यही है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी वाइंड अप हो जाती है, इतना बड़ा एफडीआई आपका वेस्ट हो जाता है, तो फिर आप कहाँ से अपने आप को प्रमोट करेंगे कि आप बिजनेस फ्रेंडली नेशन है, या आप बहुत अच्छे से कंपनीज का ध्यान रख रहे हैं, आप दूसरे कंपनीज के लिए रेड कारपेट जो बिछा रहे हैं। तो डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स लिए हैं जो पिछली हमारी गवर्नमेंट ने नहीं लिए थे, जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को लेके थे कि आपने लॉ बाद में बदल दिया अपनी मर्जी से, एंड देन उसके बेसिस पे आपने ड्यूज मांग लिए। तो इस बार वो डेफिनेटली वो स्क्रैप ऑफ हो चुकी हैं चीज़ें, वो चेंजेस नहीं आ सकते अब जो उस समय गलतियां हुई थी, या मैं कहूँगा जो एक अनफेयरनेस रही थी वोडाफोन के साथ। बट फिर भी इस समय एक वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को बचाना, इवन मैं जो कि प्योर कैपिटलिज्म में बिलीव करता है, वो यही कहूँगा कि इस समय इस कंपनी को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि एक रेपुटेशन भी इंडिया की इस पे दाव पे लगी है। आप लोग शायद उतना डीपली या उस हिसाब से नहीं समझते इस चीज़ को, या आपने नहीं सोचा होगा, बट अगर आप देखिए कि कोई इतनी बड़ी एफडीआई करने वाली कंपनी अगर वाइंड अप हो जाती है यहाँ से, क्योंकि दोनों कंपनीज ने, दोनों ग्रुप्स ने कह दिया है वी वोंट बी इन्वेस्टिंग एनी मोर मनी, एंड सेफ भी है, सही भी बात है। मतलब क्यों ग्रासिम अपनी तरफ से गारंटीज दे, क्यों वोडाफोन ग्रुप जो है बाहर का वो अपनी तरफ से और गारंटीज दे, उन्होंने कहीं पे कुछ खास गलत नहीं किया। एजीआर ड्यूज का जो किस्सा है, अगेन आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट मेरे को यहाँ पे बड़ी अनफेयर कॉल लगती है जो हुई है टेलीकॉम सेक्टर के साथ, इसीलिए मैं टेलीकॉम सेक्टर पे भी बुलिश हूँ। अब जो हो रहा है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो होता हुआ हमें दिख रहा है या जिस हिसाब से हमें अपने आप को प्लान आउट करना है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो हमारे पास मेरे हिसाब से बचती हैं 2 कंपनीज इसको प्ले करने की, टेलीकॉम सेक्टर को, एंड दोज 2 कंपनीज आर भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। और अभी हम उनका एक छोटा सा डेटाबेस चेक कर लेते हैं जो मैंने प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए वीडियो में। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि उनके सब्सक्राइबर बेस कैसे बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज़ कैसे बढ़ रहे हैं आप सबको। उससे पहले लेकिन मैं क्लियरली बता दूं, रिलायंस जियो में 25% स्टेक लगभग बिक चुका है। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी आई कंपनी की, 4 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन है खाली रिलायंस जियो की। ये स्टेक सेल उन्होंने अलग अलग ट्रांचेस में अलग अलग इन्वेस्टर्स को किया है, आप सबको उनका पता ही है, सबने उसको बड़ा ढंग से फॉलो किया है। फेसबुक वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन जियो एट दैट मोमेंट, और वो फर्स्ट कंपनी भी थी। 9.9% स्टेक उन्होंने उठाया था, एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट वन परचेज ऑफ रिलायंस जियो बाय फेसबुक has given a birth to a new bull run in the markets as well, क्योंकि उसके बाद जो इंडेक्स को रिलायंस ने संभाला, एंड इंडेक्स ने जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई है, एंड आज वो 10,000 के ऊपर इंडेक्स खड़ा है हमारा। तो उसके बाद डील्स पे डील्स पे डील्स, एंड अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि सऊदी अरामको भी रिलायंस का जो पेट्रोलियम बिजनेस था उसके अंदर स्टेक बाय कर सकता है, एंड दैट वुड फर्दर डीलेवरेज द बैलेंस शीट। और नेट डेट फ्री कंपनी तो रिलायंस बन ही चुका है, बट उसके बाद उसके पास एक कैश जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, एंड रिलायंस हैज प्लेंटी अदर प्लेस विच वुड बी रिलायंस रिटेल एज वेल। बट द थिंग इज कि अभी हमारा फोकस रिलायंस जियो पे है, सो लेट अस गेट टू द नंबर्स, एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द नंबर्स ऑफ भारती एयरटेल।
भारतीय एयरटेल के अंदर भी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है अमेजोन जैसी कंपनी 20% स्टेक उठा ले, तो उसको हम देख रहे हैं कि वो डेवलपिंग न्यूज़ है। बट अभी हम नंबर्स देखते हैं, दोनों कंपनीज़ के नंबर्स देख के हम दोनों कंपनीज़ के चार्ट्स भी चेक करेंगे। तो गाइस जैसा मैंने कहा था, हम कंपनीज़ के एक बार नंबर्स देख लेते हैं। तो हम जियो के नंबर्स देख लेते हैं। आपको क्लियरली ये डेटाबेस बनाया हुआ मेरा दिख रहा होगा यहाँ पे, Q4 FY20, Q4 FY19, ईयर ऑन ईयर कैसा रहा है, Q3 FY20 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस हिसाब से रहा है। तो ग्रॉस रेवेन्यू हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, 27% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 5.7% की ग्रोथ है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी अच्छे से बढ़ा है 27% से। ईबिटा जो है वो भी 6,201 करोड़ पे आया है इस Q4 FY20 का। एंड हम देख सकते हैं कि 43% की मैसिव ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, और 10.7% की बड़ी ही शानदार ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि पिछला क्वार्टर जो Q3 FY20 का था दैट वाज 5,601 करोड़। ईबिटा मार्जिन केम एट 41.8%, और उसका जो पिछले साल का क्वार्टर था उसमें 37% थे, 480 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर से 170 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट है, बट नॉट बैड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज़ गॉन अप अ मैसिव 127%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट ऑन टैक्स वो भी बढ़ के आया है 2931 करोड़ पे 1657 करोड़ से। तो टैक्सेशन ऑब्वियसली अब थोड़ी कम है कंपनी की, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स हुए थे। तो नेट प्रॉफिट जो आप देखेंगे दैट इज़ 2331 करोड़, और 178% का उसमें ईयर ऑन ईयर जंप आया है, 73% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आया है। नाउ लेट अस गो टू सम की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सब्सक्राइबर बेस कितना है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, सब्सक्राइबर बेस इनका 38 करोड़ के ऊपर हो चुका है इस समय। दे आर इंचिंग क्लोज टू 39 करोड़। नेट सब्सक्राइबर एडिशन इन करोड़ वुड बी 1.75, और आरपू जो है इनका चल रहा है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक फॉर एनी टेलीकॉम कंपनी। इसका मतलब होता है कि वो एक यूज़र से कितना पर मंथ कमा रहे हैं पैसा। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इज़ आरपू। तो 130 रुपीज़ कमा रहे हैं ये बेसिकली, और उससे पिछले साल 133 था, एंड लास्ट क्वार्टर में 128 था। तो इसमें हमें स्लाइट डिक्लाइन दिखा है। वायरलेस डेटा कंजम्पशन आप देखेंगे बढ़ती ही जा रही है। ऑब्वियसली लॉकडाउन वगैरह भी है तो उसके वजह से फ़र्क पड़ा है, बट इट्स गोइंग अप। और आप देखेंगे ये जीबीज़ में है, करोड्स में, तो कितना ज़्यादा है, 1284 करोड़ जीबी। पर कैपिटल डेटा कंजम्पशन देखेंगे आप अगर 11.3 पे है। वॉइस ऑन नेटवर्क आप देखेंगे तो 963 करोड़ मिनट्स पर डे। तो कितना ज़्यादा मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी भी, जबकि बीच में आया था कि हो सकता है वॉइस में चार्जेस लगे, इतने मिनट्स फ्री होंगे, ये होगा वो होगा, बट स्टिल आप देख सकते हो कि कहीं पे ना कॉलिंग कम हुई ना कुछ कम हुआ है। पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन आप देखोगे बहुत ही हाई चल रही है, 771 मिनट्स पर मंथ ऑन एवरेज एक जने की। तो गाइस क्योंकि जियो लिस्टेड है रिलायंस के थ्रू इंडिया में, एंड जियो की लिस्टिंग भी शायद नैस्डैक में होगी, नैस्डैक में लिस्टिंग होने से उनको एक बेटर वैल्यूएशन मिल सकती है। तो हम रिलायंस का ही चार्ट चेक कर लेते हैं। तो इस चार्ट ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई है, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं। एंड इसका ये यहाँ पे एक हाई लगा था, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ये आपका लेवल था, इसको मैं एक बार थोड़ा सेट कर दूँ और क्लियर कर दूँ, एक सेकेंड। सो ये जो आपका हाई लगा था यहाँ पे, इसको काटने में इसको थोड़ी दिक्कत आई थी डेफिनेटली। एंड एक बार इसने इस हाई को काटा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे थोड़ा इसने इंडिसाइसिव सी कैंडल्स बनाई, एंड देन इट टुक आउट दैट लेवल। तो ये जो हाई था, एंड हम इसको देख रहे थे कि बस ये एक बार इसको तोड़ दे, जो इसका 1620 लेवल बन गया था बाद में, एक बार इसको तोड़ दे तो ऊपर ही जाना है इसको एक तरीके से। एंड वी सॉ दैट हैपनिंग। एंड उसके बाद ये चार्ट काफ़ी बुलिश है इस समय भी, आप देख सकते हैं डोजी टाइप की कैंडल बनी है। बट अगेन आई वुड से कि आज जिस हिसाब से रिलायंस ने फिर भी इंडेक्स को वापस संभाला है, कल इसने रेस्ट लिया था। तो दिस इज़ ऑब्वियसली यू कैन सी द डेट ओवर हियर, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द 24 जून। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बुलिश पैटर्न में है। इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, उसको इसने क्रॉस किया है, एंड इसमें इसने काफ़ी टाइम मतलब इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, वंस ट्वाइस थ्राइस, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार में जाके निकला है। तो रिलायंस का चार्ट टेक्निकल्स पे मुझे बुलिश लग रहा है इस समय, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है इस चार्ट के अंदर। एंड आई होप कि रिलायंस इसी तरीके से परफॉर्म करता रहे, मार्केट्स को संभालता भी रहे, एंड जो भी करना है बेसिकली। अभी इसका पता नहीं, अगर डील हो जाती है पेट्रोलियम बिजनेस की तो अगेन इट कैन गो अपवर्ड्स। एंड आपको पता है रिलायंस के इस समय पार्टली पेड अप कैपिटल भी लिस्टेड है मार्केट में, जो शेयर्स हैं। तो दो वैरायटी भी हैं आपके पास शेयर्स की, तो आपको पूरा पैसा भी नहीं देना, 1.5 साल बाद चुकाना है पूरा पैसा, तो आप 25% वाले शेयर भी ले सकते हैं, वरना फुल जो पेड अप कैपिटल वाले शेयर्स हैं वो भी ले सकते हैं।
तो गाइज अब हमने टेक्निकल्स पे रिलायंस देख लिया, इसमें मुझे कोई मूविंग एवरेज वगैरह लगाने के लॉजिक सा अभी नहीं दिख रहा है। इट्स अ क्लियर अप ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग। आपको एक क्लियर यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है चार्ट पे। तो अगर ये वापस घूम के आता है तो आई थिंक ये इसी लेवल पे आएगा, 1600 का जो लेवल है, ऊपर नीचे 10-20 रुपये जो भी हैं। तो एक बार हम इसको गो थ्रू कर सकते हैं उसी हिसाब से कि अगर आपको रिलायंस प्ले करना है तो टेक्निकल्स में आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए। नाउ लेट अस डू वन थिंग, लेट अस गो टू भारती एयरटेल के पहले फंडामेंटल थोड़े से मैट्रिक्स एंड देन वी विल लुक एट द चार्ट ऑफ भारती एयरटेल एज वेल। तो गाइज भारती एयरटेल का हम देख सकते हैं, मैंने सेम ही नंबर्स यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। थोड़ा इसमें केपेक्स का मुझे अलग से मिल गया था अच्छे से, तो आई हैव इंक्लूडेड दैट। एंड इसके अंदर ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो लगाया है मैंने, ईबिटा माइनस केपेक्स होता है जो एक आपको और अच्छा आइडिया दे सकता है। तो रेवेन्यू जो था Q4 FY20 में दैट वाज 23,723 करोड़, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 15% का जम था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का जम था। ईबिटा केम एट 10,326 करोड़, और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट था 51.7% का। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे आप तो 10.4% का इंप्रूवमेंट। ईबिटा मार्जिन्स वर अगेन वेरी गुड, 43.5%, 33%, 10.5% का जो ग्रोथ आया इन दोनों नंबर्स में बेसिकली। एंड उसके बाद 42.6% Q3 FY20 के। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो फ्लैटिश थे। ईबिट नंबर अगर आप देखते हैं तो 3,246 करोड़ और 1.72 टाइम्स बढ़ा है। तो कितना ज़्यादा जंप लिया है इसने एनुअल, उसके हिसाब से देखा जाए तो। ईबिट मार्जिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 13.7% एंड 5.8% पिछले ईयर के सेम क्वार्टर के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नाउ दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स। तो एक्सेप्शनल आइटम्स अगर आप देखना चाहेंगे तो वी कैन डिस्कस दिस कंपनी लेटर इन डिटेल, बट उसके वजह से इसमें लॉस आया है। और इसलिए नेट प्रॉफिट में आपको दिखेगा कि इस क्वार्टर का लॉस चला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एजीआर ड्यूज पे हुए होंगे। तो एक्सेप्शनल आइटम मैंने अभी यहाँ पे एक्सक्लूड, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वैसे नॉर्मली इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे मैंने उसको अलग से नहीं दिखाया है। केपेक्स का नंबर देखेंगे तो केपेक्स इन्होंने किया अराउंड 11,000 करोड़ से ऊपर का, 11,339 करोड़ का। एंड इसलिए आप ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो वो नेगेटिव में आ रहा है, पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में था। नाउ दिस नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी केपेक्स हैवी इंडस्ट्री, एनी केपेक्स हैवी बिजनेस। इसको अगर आप ढंग से ट्रैक करेंगे, इवन फॉर योर फार्मा कंपनीज एंड अदर कंपनीज जिसके अंदर आपको थोड़ा फ्री कैश फ्लो देखना ज़रूरी होता है, तो उससे आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि किस हिसाब से चल रहा है काम। भारती एयरटेल के अंदर जो थोड़े मैट्रिक्स मुझे अच्छे लगते हैं दैट वुड बी सब्सक्राइबर बेस। तो अब देखिए इनका छोटा है, मतलब डेफिनेटली छोटा है, थोड़ा लूज ही कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स को। इनका नेट सब्सक्राइबर एडिशन आप देखिए लैक्स में हो रहा है यहाँ पे। तो सब्सक्राइबर्स तो ये लूज़ कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया के बिजनेस के लिए। तो ओवरऑल इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं बिकॉज दे हैव बिजनेस इन अफ्रीका एज वेल, और अदर श्रीलंका में भी छोटा बिजनेस है। तो ये सिर्फ इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ये वाले जो मैट्रिक्स हैं। पुराना जो ये मैंने आपको डेटा दिखाया था, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो थी सारी, दिस वाज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसके अंदर पूरा भारती एयरटेल का बिजनेस था, बट दिस इज इंडिया ओनली। आरपो आप देखेंगे 154 पे चल रहा है, विच इज़ आई थिंक द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, और ये नंबर मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता है। एंड ये मेरे को खुद ऑनेस्टली लगता है कि काफ़ी, मतलब हमारी आंखों के सामने था बट हमने ध्यान नहीं दिया। जो भी प्रीमियम टाइप के सब्सक्राइबर्स थे, दे नेवर शिफ्टेड आउट ऑफ एयरटेल। लाइक आई नेवर गिव अ सेकेंड थॉट ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ एयरटेल टू जियो। नाउ मैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, बट आई हैव 2 वर्किंग सिम्स एंड आई थॉट कि एयरटेल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जियो में कौन जाएगा, पोर्टेबिलिटी वगैरह कौन कराएगा 50 रुपये बचाने के लिए। तो आई वुड एक्चुअली से कि मैंने अपना बिहेवियर देखते हुए भी उस समय इतना दिमाग नहीं लगाया कि मैं एयरटेल के शेयर्स उस समय बाय करता जब लेट से 250 रुपये कुछ के थे। बट बेसिकली स्टॉक मार्केट में तो जब जागो तब सवेरा, लाइफ में भी वही होता है। सो वी हैव एक्चुअली यू नो अंडरस्टूड इट नाउ। तो ठीक है, उस हिसाब से वी हैव मेड आवर पोजीशंस एज वेल। नाउ वायरलेस डेटा कंजम्पशन जो आप देखेंगे कि 645 करोड़ जीबीज़ पे है। पर कैपिटा अगर आप देखेंगे तो 14.97 जीबीज़ पर मंथ कंज्यूम हो रहा है। और वॉइस ऑन नेटवर्क अगर आप देखेंगे कि कितनी बात करते हैं लोग फ़ोन पे, तो 821 करोड़ मिनट्स पर डे। एंड योर पर कैपिटा वॉइस कंजम्पशन वुड बी 965 मिनट्स पर मंथ फॉर अ पर्सन। तो गाइज वी हैव एक्चुअली कंपेयर्ड द सेम नंबर्स फॉर एवरी कंपनी। तो ये जो नंबर है ना इनका आरपू का, दिस इज़ एन एक्सेलेंट नंबर, और यही आप जियो में देखेंगे दिस इज़ अ स्मॉलर नंबर। तो आरपू यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिखता है हम सबको? आरपू हमें यहाँ से लगता है कि इन कंपनीज का डबल होना चाहिए। अगर डबल होता है यहाँ से, क्योंकि आप देखोगे इंडिया इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट
कंट्री व्हेन इट कम्स टू टेलीकॉम। तो यहाँ से मुझे लगता है कि डबल होना चाहिए, एंड कंपनीज आर ऑल्सो वाउचिंग फॉर दैट कि हम ग्रोथ लाएंगे इसके अंदर। नाउ एयरटेल का आप चार्ट देख सकते हैं, वेरी बुलिश चार्ट, वी शेप रिकवरी अगेन लाइक रिलायंस, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड चलाया है इसने, इट करेक्टेड एंड देन इट अगेन वेंट बैक अप। नाउ इसने क्या किया था, यहाँ पे प्रमोटर्स की मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। सो विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन विच इज़ अ वेरी वेरी क्लियर ट्रेंड लाइन। इसने यहाँ पे जो हाई बनाया था, एंड ये हाई इसका ऐसा नहीं है कि अभी का है, तो अब देखोगे तो बेचारा कंपनी परेशान हो गई, लेवल ही नहीं तोड़ पा रही थी कब से, ये मतलब बेसिकली रेंज बाउंड और उस हिसाब से चल रही है, आप सोच नहीं सकते। तो आप देख सकते हो कि जो इसने अभी हाई बनाया, बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकला ये शेयर, एंड इसने जो अभी हाई बनाया वो काफ़ी एक अच्छा पैटर्न पे हाई बनाया था, हम तो काफ़ी बुलिश हो गए थे उसके बाद। एंड देन व्हाट हैपेंड इज़, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ फिर मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ। इन्वेस्टिंग में थोड़ा स्क्रोलिंग माउस के साथ दिक्कत ही आती है। तो गाइज ये जब हाई बनाया इसने अपना, फिर उसके बाद ये ऑब्वियसली कोविड की करेक्शन आई, देन इट अगेन वेंट अप, फिर यहाँ पे था जाए जाए नहीं जाए टाइप से चल रहा था, एंड देन इट फाइनली ब्रोक अवे। जब इसने ये तोड़ा, फिर यहाँ पे न्यूज़ आई कि प्रमोटर्स अपना स्टेक थोड़ा सा बेच के डेट कम कर रहे हैं प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का। तो मुझे वो कहीं से भी नेगेटिव नहीं लगती, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी आपकी अब रिलायंस भी तो क्या कर रही है, जियो का स्टेक बेच के डेट ही तो कम कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही डेट कम हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बिजनेस खड़ा किया है। तो सेम चीज़ भारतीय एयरटेल ने करी है एक तरीके से देखा जाए तो, बट मार्केट डेंट रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। मार्केट को लगा नहीं भैया तुम तो कुछ गलत कर रहे हो, बट प्रमोटर भी तो कब से 12-13 साल से इस पर कर्जा चढ़ा चढ़ा के कंपनी चला ही रहे हैं अपनी, कब उन्होंने अब जाके एक स्टेक सेल किया है, और वो भी नेट डेट फ्री अपनी होल्डिंग कंपनी को बनाने के लिए, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रमोटर कंपनी पे अगर डेट होता है तो कहीं ना कहीं बाद में दिक्कतें बहुत आती हैं अगर वो डेट कम ना करें तो इसका चार्ट देख लेते हैं। कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है इस समय, इसमें कुछ खास है नहीं चार्ट में। आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी ने ट्रेड ले रखी है तो मे बी स्टॉप लॉस वुड बी समवेयर ओवर हियर 536 537, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन ओवर हियर। मैं आपको बस एनालाइज करके बता रहा हूँ यहाँ पे कंपनी, और चार्ट्स एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूँ। इट्स अ क्लियर कट स्टॉप लॉस ओवर हियर इन दिस जोन, अगर आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया हुआ है इसको। तो गाइज ये दो कंपनीज को हमने एनालाइज कर लिया, वी हैव सीन द फंडामेंटल्स, वी हैव सीन द टेक्निकल्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट यू गाइज टू फोकस ऑन भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो। आप किसी भी मार्केट को देखें, एंड वी विल कंपेयर इट विद द अमेरिकन मार्केट्स, जो दो बड़े प्लेयर्स होते हैं दे ईट अवे ऑल द मार्केट शेयर। ना आपको लगेगा कि भैया जियो के पास सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है माना, बट वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स तो एयरटेल से ज़्यादा हैं, तो हाउ कैन यू से कि एयरटेल वुड बी नंबर 2 प्लेयर। तो बात यह है कि बैलेंस शीट वगैरह अगर आप देखेंगे, इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो कंपनी है नंबर 2 पे वो एयरटेल ही है एक्चुअली। वोडाफोन आइडिया नंबर 3 पर है, मे बी नंबर 4 पे है, क्योंकि BSNL MTNL के पास गवर्नमेंट की बैकिंग है। बैलेंस शीट वाइज आप देखेंगे बहुत एसेट हैवी बैलेंस शीट है वोडाफोन आइडिया की। एयरटेल ने अपने अलग वर्टिकल्स भी खड़े करे हुए हैं, जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी हो गया, आपका B2B बिजनेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है एयरटेल का, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया। ये सारी चीज़ें आपको इतनी वोडाफोन आइडिया में नहीं दिखती। तो एयरटेल इज़ डेफिनेटली मच मच बेटर व्हेन इट कम्स टू बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। एंड मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि अगर आपको ये मार्केट या ये इंडस्ट्री प्ले करनी है, सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, दैट इज़ रिलायंस एंड एयरटेल। एंड अगेन वॉलिटिलिटी या टेक्निकल्स के बेसिस पे आपको स्टॉक लेते हैं, कमा लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे क्योंकि एक बार फंडामेंटल्स की चर्चा हो रही है, तो उस हिसाब से मैं आपको टेक्निकल्स भी दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से आप उनको फॉलो करके अपनी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग बेटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस मार्केट का डेटा गाइज, यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वार्टर का डेटा है। यूएस में आप देखेंगे बेसिकली 4 ही प्लेयर्स हैं। जो यूएस सेलुलर है दैट इज़ बेसिकली नॉट अ प्लेयर, मतलब आप देखोगे वेराइजन, AT&T, T-Mobile and Sprint, these guys are the big guns, and Verizon और AT&T मिला के मोस्ट ऑफ द मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। 40% और 30%, 71% मार्केट इज विद दीज 2 गाइज। एंड इंडिया में भी मुझे ऐसा होता हुआ ही दिख रहा है कि 2 ही प्लेयर्स ज़्यादा मार्केट लेंगे, तीसरा प्लेयर कम लेगा और चौथा प्लेयर उससे भी कम लेगा। एंड
आई डू नॉट सी दिस ट्रेंड चेंजिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर कम से कम हमें यहाँ पे तो दिख ही रहा है ना कि दो ही प्लेयर्स के पास बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है, एज या ड्यूज पे करने की एयरटेल के पास ही स्ट्रेंथ है। तो और एयरटेल ने बड़े ढंग से अपने बिजनेसेस बनाए भी हैं इन द मीन टाइम। लाइक अफ्रीका का बिजनेस इज़ वेरी गुड, दे डोंट हैव टू डू मच केपेक्स और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर आप इन इंडिविजुअली इन कंपनीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं मुझे, एंड यू कैन बाय अ रिसर्च रिपोर्ट्स फॉर दैट। बट एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज बेसिकली आई हैव गिवन यू द की मैट्रिक्स फॉर बोथ द कंपनीज, एंड आप यूएस का डेटा देख सकते हैं वायरलेस मार्केट का, किस हिसाब से इवॉल्व हो रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। एंड वहाँ पे भी आपको यही दिख रहा होगा कि दो जो बड़े प्लेयर्स हैं दे ईट अवे द मार्केट शेयर, और बाकी के जो कंपनीज हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा यहाँ पे थीसिस समझ आया होगा, आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से कंपनीज को जज कर रहा हूँ या किस मैट्रिक्स पे जज कर रहा हूँ। अगेन अगर आपको इनमें डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन इंडिविजुअल कंपनीज, एंड मंथ में हम एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके लिए, एंड आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं चार्जेस वगैरह जानने के लिए। ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्टेट कि मेरा एक इन्वेस्टिंग का पर्सनलाइज इन्वेस्टिंग कोर्स मैंने चालू किया है। सो बेसिकली आई वोंट बी टीचिंग यू इंट्राडे एफ&ओ वो सब इसके अंदर, बट इन्वेस्टिंग हम पूरी ढंग से सीखेंगे। वी विल गो थ्रू कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, आपको कैसे करना चाहिए, आपको क्या स्टाइल सूट करता है, एंड उसके ऊपर हम बिल्ड करेंगे। तो ये कुछ टाइम के लिए ही मैं चला रहा हूँ अभी पर्सनलाइज इन्वेस्टिंग कोर्स, उसके बाद एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आएगा मार्केट के अंदर विच वुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिंग कोर्स, एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर न्यू फॉर यू, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स बेटर, बिकॉज इट्स नॉट ओनली माई 4 weekends 5 weekends which I will be committing with you, but it's a 6 to 7 years of stock market experience that you will be getting। तो जो मेरी गलतियाँ हैं उनको आप सीधा अवॉइड करेंगे तो आप वैसे ही लाखों करोड़ों रुपए की गलतियाँ अवॉइड कर देंगे, एंड जो मेरी सीख है अगर उसको आप लेके चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बिल्ड अ लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन, जो कि द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट में मेरा मंत्र है। गाइज ऑल्सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, तो उसको भी हम काम करके देते हैं, एंड अगर आपको वो सब भी कराना है यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो मैं एक बार अपनी सर्विसेज बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ढंग से पता नहीं चलता। दे आस्क मी इन द मेल कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली वी आर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, मैं आपको पूरा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का प्लेथोरा ऑफ सर्विसेज जो हमारी हैं वो सारी लेआउट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस आप लोगों को चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मेल डाल सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो भी हम आपको प्रोवाइड करने में सफल रहेंगे, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड कमिंग बैक टू योर टेलीकॉम सेक्टर, तो आई एम पर्टिकुलरली बुलिश ऑन दीज टू स्टॉक्स। नाउ आई हैव शोन यू ऑन टेक्निकल्स की किस हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस फॉलो किया है या फिर मैं किस हिसाब से फंडामेंटल्स इनके ट्रैक कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरी थीसिस तो स्टोरी बेस्ड ही है, फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही है, बट आई हैव अ टेक्निकल स्टॉप लॉस इन माई माइंड, एंड वो आप वीडियो में रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। कमिंग टू विच कंपनी यू शुड पेक, ऑब्वियसली ये दो कंपनीज में ही आपको प्ले करना चाहिए। अब इसके अंदर आप ऑब्वियसली जियो डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, प्योर टेलीकॉम कंपनी बाई करनी है, सो यू हैव ओनली एयरटेल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स छोड़ दें जो कि इस समय ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। आप सोचिए कि रिसेशन के एनवायरमेंट में दे सोल्ड 25% ऑफ their कंपनी, दे आर ऑल्सो सेलिंग 20% स्टेक इन योर इंडस्ट्रीज का जो पेट्रोलियम बिजनेस है टू सऊदी अरामको। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगती रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज इज सिंगल हैंडेडली डूइंग डील्स विच मे बी द गवर्नमेंट वांट्स टू डू व्हेन इट कम्स टू बीपीसीएल एंड अदर कंपनीज। तो हमारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में तो एक जोक भी चल रहा है कि अगर आपको गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट मीट करना है तो यू नीड मिस्टर मुकेश अंबानी टू डू दैट। एंड ये हमने देखा है कि उन्होंने कितना इफेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली अपने बिजनेसेस को मैनेज किया है। उन्होंने मांगा था टाइम 31 मार्च 2021 तक का, एंड उन्होंने अभी मिड ईयर में ही बेसिकली, अभी महीना ही क्या चल रहा है, जून का तो महीना चल रहा है 2020 का, और कोविड का टाइम है, रिसेशन चल रहा है, सब कुछ दिक्कतें हैं, बट ही हैज़ मेड श्योर कि हैज़ केप्ट हिज वर्ड, एंड दैट इज़ अ साइन ऑफ अ ग्रेट प्रमोटर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। सेकंड कंपनी भी जो है भारतीय एयरटेल, उसके अंदर भी हमने देखा है दे हैव मेड द प्रमोटर होल्डिंग कंपनी अ डेट फ्री कंपनी, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मी। मे बी मार्केट इज नॉट टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव साइन कि भैया प्रमोटर्स ने 600 रुपये पे शेयर कैसे बेच दिया, बट यार अब प्रमोटर ने 12-13 साल कंपनी चलाई है, कर्जा तो उतारेंगे ना, मतलब। तो आई सी नो नेगेटिव्स इन एनी ऑफ दीज कंपनीज। हाँ, केपेक्स हैवी बिजनेस है, साइक्लिक
साइकिल थोड़ा रहेगा प्ले, आपको देखना पड़ेगा कि किस समय आप एंटर करते हैं, किस समय एग्जिट करते हैं। तो अगर उस सब को आपको ढंग से प्ले करना है या जानना है उसके बारे में, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी, आई एम हियर फॉर यू गाइज। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो guys, what will be the conclusion? To play the telecom sector, you have two great companies which are listed. One is listed through maybe a conglomerate group and the other is listed separately. तो आप इन दोनों को play कर सकते हैं। कीप अ वॉच ऑन AGR ड्यूज। अगर AGR ड्यूज का ड्रामा ज़्यादा फैलता है, वोडाफोन आइडिया इज गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस गेम, उनको बहुत बड़ा हिट लगेगा। इवन नाउ दे आर नॉट इन्वेस्टिंग मच इन न्यू टेक्नोलॉजीज, जिस हिसाब से एयरटेल वगैरह कर रहे हैं। एंड अगर आप हमसे पूरी रिसर्च रिपोर्ट एक्वायर करते हैं एयरटेल की, तो यू विल गेट टू नो हाउ मच इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग और कितनी पार्टनरशिप्स उन्होंने करी है अलग अलग कंपनीज के साथ। तो प्लीज़ आप प्ले करें इस सेक्टर को, तो थोड़ा सेफली करें, जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली। वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज़, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स ने, काफ़ी सारी PMS स्कीम्स ने, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ने इन्वेस्टमेंट करी है रिलायंस में एंड भारती एयरटेल में। बिकॉज आई हैव बीन रिव्यूइंग अ लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई हैव सीन द शिफ्ट। भारती एयरटेल हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप होल्डिंग्स इन लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज। तो उस चक्कर में भी इसके अंदर काफ़ी बाइंग रही है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट सून आई थिंक देयर मस्ट बी अ ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है और ये वीडियो कब तक अपलोड होती है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि चार्ट्स किस हिसाब से चल रहे हैं। बट 24 जून को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने आपको चार्ट्स ऑनेस्टली अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो बताए हैं। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस और म्यूचुअल फंड रिव्यूज आते रहेंगे बीच बीच में। सेक्टर में भी कुछ अगर इंटरेस्टिंग होता है किसी सेक्टर में, आई विल बी रिव्यूइंग दैट। कंपनीज के रिव्यूज भी आएंगे ताकि आपको और पता चल सके हमारी रिसर्च रिपोर्ट किस लेवल पे होती हैं। तो देयर विल बी अ वीडियो ऑन इंडिया मार्ट वेरी वेरी सून। बट इस समय मैं म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने काम के साथ भी काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ, काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह के साथ ऑक्यूपाइड है इस समय। तो एक बार उनसे फ्री होके आई विल डेफिनेटली बी पुटिंग आउट मोर कंटेंट फॉर यू गाइज। बट इन द मीन टाइम यू विल कीप ऑन सीइंग म्यूचुअल फंड रिव्यूज़। एंड बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, दे आर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। सो प्लीज़ रीड बिटवीन द लाइन्स एंड सी कि मैं किस तरीके से उसके अंदर बताता हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता। आपको लगता है कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। एंड आई होप कि आप लोग एक अच्छी जगह पे निवेश करें, ढंग से निवेश करें, समझ के निवेश करें, लंबे समय के लिए निवेश करें, ताकि इस मार्केट में पैसा बने। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, बिग मनी इज़ ग्रेटर दैन क्विक मनी। बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करें, यहाँ पे जल्दी पैसा कमाने की कोशिश ना करें। बहुत काम की चीज़ है, बहुत लंबे समय में काम आएगी आपको। आप इस मार्केट में क्या मतलब, दुनिया में भी अमीर बनना आसान है, अमीर रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है, ढंग से उसको बिल्डअप करते रहना है, तो फिर आपको बड़े पैसे पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो गाइज, इस सब के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आई होप यू गाइज आर स्टेइंग एट होम, स्टेइंग सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।